हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, वेस्ट एशिया में एक बार फिर ऐसा डिप्लोमेटिक गेम शुरू हो चुका है जो आने वाले मंथ्स में पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स, ऑयल प्राइजेस, सिक्योरिटी और पावर बैलेंस को बदल सकता है। स्विट्जरलैंड के एक शांत और खूबसूरत रिसोर्ट में दुनिया के कुछ सबसे बड़े खिलाड़ी आमने सामने बैठे हैं। अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर। ऊपर से दिखने में ये सिर्फ एक मीटिंग लग सकती है, लेकिन सच कहे तो ये मीटिंग सिर्फ एक मीटिंग नहीं है। ये उस आग को रोकने की कोशिश है जिसने पिछले कुछ मंथ्स में पूरे रीजन को युद्ध के किनारे ला खड़ा किया। और सबसे दिलचस्प बात, इस बार पाकिस्तान सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं है, पाकिस्तान मीडिएटर की कुर्सी पर बैठा है। अब सोचिए, कुछ महीनों पहले तक ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर सीधे आरोप लगा रहे थे, मिलिट्री टेंशन बढ़ रही थी, रीजनल ग्रुप सक्रिय थे, और आज वही देश स्विट्जरलैंड में एक ही टेबल पर बैठकर डील की बात कर रहे हैं। सवाल है, आखिर ऐसा क्या बदल गया और क्या ये टॉक्स सच में पीस ला सकती है, या फिर ये सिर्फ एक टेम्पोररी पॉज है किसी बड़े टकराव से पहले। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी इस्लामाबाद MOU से। 17 जून 2026 को डिजिटली साइन हुई इस फ्रेमवर्क ने ईरान US टेंशंस को कम करने की एक शुरुआती जमीन तैयार की। ये फाइनल पीस एग्रीमेंट नहीं है, ये एक ब्रिज है, एक ऐसा ब्रिज जिस पर चलकर दोनों पक्ष अगले 60 दिनों में किसी बड़े समझौते तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभी ट्रस्ट पूरी तरह बना नहीं है, लेकिन दोनों पक्ष मान चुके हैं कि लगातार टकराव उनके लिए भी महंगा पड़ रहा है, और यही रीजन है कि स्विट्जरलैंड में ये नया राउंड शुरू हुआ है। अब बात करते हैं इस मीटिंग में मौजूद बड़े चेहरों की। अमेरिका की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट JD वांस मौजूद है, साथ में स्टीव विटकॉफ भी शामिल है। दूसरी तरफ ईरान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाघर गलीवाफ और फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची। पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर पहुंचे हैं, और कतर मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। अब आप सोचिए, जब किसी मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर और आर्मी चीफ जैसे लोग एक साथ बैठे हो तो मामला कितना बड़ा होगा। ये रूटीन डिप्लोमेसी नहीं है, ये क्राइसिस मैनेजमेंट है, और शायद फ्यूचर ऑर्डर तय करने की कोशिश भी। लेकिन आखिर डिस्कशन किस चीज पर हो रहा है? सबसे पहला मुद्दा है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका लंबे समय से चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर एक्टिविटीज पर स्ट्रिक्ट लिमिट्स लगाए और फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी को रोका जाए। दूसरी तरफ ईरान कहता है कि उसका प्रोग्राम पीसफुल प्लान के लिए है। यहीं से बरसों पुराना विवाद शुरू होता है। अब इस मीटिंग में कोशिश हो रही है कि ऐसा फ्रेमवर्क बने जिसे दोनों पक्ष स्वीकार कर सके। लेकिन इसका मतलब क्या है? अगर न्यूक्लियर इश्यू पर प्रोग्रेस होती है तो सैंक्शंस में राहत मिल सकती है, ईरान की इकोनॉमी को ब्रीथिंग स्पेस मिल सकती है, और रीजनल टेंशंस कम हो सकती है। लेकिन अगर टॉक्स फेल होती है तो फिर वही पुराना साइकिल शुरू हो सकता है, सैंक्शंस, मिलिट्री प्रेशर और शायद उससे भी ज्यादा। अब सवाल यह है, क्या दोनों पक्ष सच में कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है? यही सबसे बड़ा मिस्ट्री है। लेकिन न्यूक्लियर इश्यू अकेला एजेंडा नहीं है, एक दूसरा एक्सप्लोसिव मुद्दा भी मौजूद है, लेबनान सीज़फायर। देखिए, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते क्लासेस ने पूरे रीजन को अस्थिर बना दिया है। दक्षिण लेबनान लगातार टेंशन का केंद्र बना हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि स्विट्जरलैंड की टॉक्स में ना इजराइल मौजूद है, ना हिजबुल्लाह और ना ही लेबनान की गवर्नमेंट, फिर भी सीज़फायर डिस्कशन एजेंडा में है। क्यों? क्योंकि सभी समझते हैं कि अगर लेबनान में आग बढ़ती है तो उसका असर सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान प्रभावित होगा, इजराइल प्रभावित होगा, गल्फ प्रभावित होगा, और पूरी रीजनल डिप्लोमेसी प्रभावित होगी। यानी अगर लेबनान में शांति नहीं आती तो बाकी सारे एग्रीमेंट्स भी खतरे में पड़ सकते हैं, और यही प्रॉब्लम है। कई बार पीस डील्स युद्ध खत्म नहीं करती, बल्कि युद्ध के फैलने की गति को रोकती है।
और फिलहाल यही कोशिश दिखाई दे रही है। अब कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दोस्तों, दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। ऑयल टैंकर्स, कमर्शियल शिप्स, ग्लोबल ट्रेड, सबका कनेक्शन इस रूट से है। हाल ही में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि वो इस स्ट्रैटेजिक वाटरवे पर नियंत्रण लागू कर रहा है। ईरान का कहना है कि ये कदम सीजफायर वायलेशन और रीजनल डेवलपमेंट्स की प्रतिक्रिया है। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि कमर्शियल नेविगेशन जारी है और शिपिंग प्रभावित नहीं हुई है। अब आप सोचिए, अगर हर्मुज में किसी तरह का डिसरप्शन होता है तो सबसे पहले असर कहां पड़ेगा? ग्लोबल ऑयल मार्केट पर, फ्यूल प्राइसेस पर, शिपिंग कॉस्ट पर और अंततः आम लोगों की जेब पर। यानी स्विट्जरलैंड की मीटिंग सिर्फ रीजनल पॉलिटिक्स नहीं है, इसका कनेक्शन आपके पेट्रोल पंप तक जाता है, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल तक जाता है, आपकी इकोनॉमी तक जाता है। और इसलिए पूरी दुनिया इन टॉक्स को ध्यान से देख रही है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के लिए बड़े इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज पर भी चर्चा हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स में $300 बिलियन रिकवरी प्लान जैसी बातें सामने आई है। साथ ही फ्रोजन एसेट्स और सैंक्शंस रिलीफ के मुद्दे भी चर्चा में है। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल, ईरान सिक्योरिटी गारंटीज चाहता है, अमेरिका न्यूक्लियर रेस्ट्रिक्शन चाहता है, ईरान इकोनॉमिक रिलीफ चाहता है, अमेरिका रीजनल स्टेबिलिटी चाहता है। यानी दोनों पक्ष कुछ देना भी चाहते हैं, कुछ लेना भी चाहते हैं। यही डिप्लोमेसी का असली खेल है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ट्रस्ट का है, क्योंकि पेपर पर एग्रीमेंट लिखना आसान है, उसे लागू करना मुश्किल है। और वेस्ट एशिया का इतिहास इसी बात का गवाह है। कई एग्रीमेंट्स हुए, कई प्रोमिसेस हुए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग निकली। इसलिए इस बार भी दुनिया सिर्फ सिग्नेचर नहीं देख रही, दुनिया इंप्लीमेंटेशन देख रही है। अब पाकिस्तान के रोल पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान इस प्रोसेस में मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। इस्लामाबाद MOU के बाद पाकिस्तान खुद को एक डिप्लोमेटिक रिस्क के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ कतर भी मीडिएशन कर रहा है। अब आप सोचिए, अगर ये मीडिएशन सफल होती है तो पाकिस्तान और कतर दोनों की रीजनल इंपोर्टेंस बढ़ सकती है, उनकी डिप्लोमेटिक वैल्यू बढ़ सकती है और उन्हें फ्यूचर नेगोशिएशन में भी बड़ी भूमिका मिल सकती है। यानी यहां सिर्फ अमेरिका और ईरान का फ्यूचर तय नहीं हो रहा, मीडिएटर देशों की जियोपॉलिटिकल पोजीशन भी दांव पर लगी हुई है। और यही वजह है कि सभी पक्ष इस प्रोसेस को सफल दिखाना चाहते हैं। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आगे क्या हो सकता है? पहली पॉसिबिलिटी, 60 दिन के अंदर एक ब्रॉडर न्यूक्लियर फ्रेमवर्क तैयार हो जाए, सीजफायर मजबूत हो जाए, इकोनॉमिक रिलीफ शुरू हो जाए और टेंशन धीरे धीरे कम होने लगे। दूसरी पॉसिबिलिटी, कुछ प्रोग्रेस हो लेकिन मेजर डिसएग्रीमेंट्स बने रहे, यानी पीस प्रोसेस जिंदा रहे लेकिन फाइनल डील दूर रहे। और तीसरी पॉसिबिलिटी, सबसे खतरनाक पॉसिबिलिटी, हर्मुज क्राइसिस बढ़ जाए, लेबानन में क्लासेस बढ़ जाए, ट्रस्ट कोलैप्स हो जाए और नेगोशिएशन बीच रास्ते में टूट जाए। अगर ऐसा हुआ तो रीजन फिर से अनसर्टेनिटी के दौर में जा सकता है और दुनिया को एक नए जियोपॉलिटिकल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस समय स्विट्जरलैंड में जो हो रहा है वो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, ये उस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश है जिसने बरसों से वेस्ट एशिया को परेशान किया है। इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं ऐसे ही डेली जियोपॉलिटिकल एनालिसिस आपको प्रोवाइड करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।